Hello everyone. Previous class we have seen theories and some numericals on friction. तो फ्रिक्शन का जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं उसको न्यूमेरिकल में यूज करने के लिए कुछ क्लू पॉइंट्स हम लोग नोट करके रखेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या स्लाइड कर रहे हैं या उसका स्टाटस मालूम नहीं है तो इन ईच केस हाउ टू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म में यूज करना चाहूंगा दैट आई हैव यूज्ड ऑलरेडी, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? व्हेन इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मूव करने वाला है। ठीक है ना, इज जस्ट अबाउट टू मूव, देन वी कॉल इट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ध्यान रहे कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, थोड़ा इसको नोट करके रखते हैं, कोई पूछेगा नहीं आपको। While writing in solutions, I may use this term limiting equilibrium. कोई बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है कब कहेंगे? कब कहेंगे कि वो बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है? जब वो बॉडी, द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, है ना, जस्ट मूव करने वाला है। कोई बॉडी जस्ट मूव करने वाला है का मतलब क्या हुआ? द बॉडी इज अबाउट टू मूव, तो हम क्या कहेंगे? बॉडी इज अबाउट टू मूव। ऐसा कब होगा? कब बॉडी जस्ट मूव करने वाला होता है? व्हेन अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा केस में? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हुआ द मैक्सिमम फोर्स विथ व्हिच इट कैन अपोज। मैं अगर फोर्स उससे कम लगाऊंगा तो बॉडी चलेगा नहीं, ज्यादा लगाऊंगा तो चल रहा है। तो when my force is exactly equal to the limiting frictional force, the body is at the verge of motion, just चलने वाला है ना। So कोई बॉडी excuse me लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, क्या मतलब हुआ? अप्लाइड फोर्स must be equal to limiting frictional force। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, m है, और यहाँ पे मान लो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है, और यहाँ पे कोई एक फोर्स F अप्लाई किया गया है। आपको पूछा गया इफ द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम फाइंड द वैल्यू ऑफ F। इफ द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम फाइंड द वैल्यू ऑफ F, मतलब द बॉडी इज अबाउट टू मूव, जस्ट मूव करने वाला है। इन दैट केस व्हाट यू विल से? जस्ट मूव करने वाला है, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? Maximum value of frictional force is mu r, and r is how much? You see r is equal to mg. Sigma fy is equal to 0 gives you r is equal to mg. So at limiting equilibrium, what should be f? F should be mu mg. Are you getting? Mu r, mu mg. This is what I wanted to say कि कोई बॉडी अगर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है। In fact, I wanted to do some more questions today. Let us see. Here are some questions for you. आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, रफ वर्क करना चाहो करो, क्लास में उतारने की कोशिश मत करो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, हाँ, तो बात ये है कि यहाँ पर कोई एक 4 kg 6 kg का ब्लॉक रखा है और नीचे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, मैं 60 न्यूटन का फोर्स दे रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो रिएक्शन फोर्स निकालना हमें आता है। इनर्शिया मोशन चैप्टर में हम लोग किए थे, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, देन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, शो द इनर्शिया फोर्स एंड फाइंड द रिएक्शन फोर्स। लेकिन अभी फ्रिक्शन है। चलो पहले हम सोचेंगे कि अगर मैं ऐसे पुश करता हूं तो ये जो मेरा अरेंजमेंट है 4 kg और 6 kg का, ये चलेगा क्या? चलो देखते हैं चलेगा क्या। अब देखते हैं जैसे हम इसको फोर्स करते हैं, पुश करते हैं चलाने के लिए, ये दोनों चलने की कोशिश करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। आप जानते हो कि ये जो 4 kg है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है? व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन हियर? 4g। ये जो 6 kg है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 6g। अब ये सब छोटी छोटी चीज हो गया, ये सब चीजों का और डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। 4 kg अगर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है नॉर्मल रिएक्शन होगा 4g, 6 kg के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा 6g। और शुरू में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम करके करते हैं, अब बड़े हो गए। तो अगर यहाँ पर 4g है, यहाँ पर 6g है, तो ये कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर सकता है? म्यू 4g।
ये म्यू 6g। अच्छा, जब हम इसको ऐसे पुश करेंगे, इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? हम कहेंगे इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू 4g, है ना। इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू 4g। और अगर हम कहेंगे इसके ऊपर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, हम कहेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू 6g। अच्छा, ये दोनों मिलके अपोज करेंगे किसको? जो मूव करवा रहा है। तो क्या देखते हैं क्या ये दोनों सक्सेसफुली अपोज करके रोक पाएंगे? सो लेट अस प्रोसीड लाइक दिस। सॉल्यूशन देखेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स that can be developed is equal to mu 4g plus mu 6g। चलो देखते हैं। तो ये हो गया mu 10g और ये हो गया 50 न्यूटन। मतलब ये दोनों मिलके 50 न्यूटन तक का अपोजिशन दे सकते हैं। लेकिन मेरा फोर्स 60 न्यूटन का है। अगर मेरा फोर्स 40 न्यूटन का होता, 40 न्यूटन का होता, तो ये चलते क्या? नहीं चलते। 60 न्यूटन का है तो चलेगा, है ना। सो एज F is 60 न्यूटन which is more than 50 न्यूटन, ये बॉडी चलेगा। चलेगा बोलना काफी नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा कि एक्सीलरेट करेगा? एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स इज मोर देन द अपोजिशन फोर्स। The body accelerates as F is more than 50 Newton. The blocks accelerate। हाँ, ये समझ में आया। अच्छा, एक्सीलरेट करने कितना एक्सीलरेशन हो रहा है जानना जरूरी है। What will be the acceleration? Net force by mass। नेट फोर्स मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स। क्या फोर्स ड्राइव कर रहा है? 60 न्यूटन। लेकिन रोकने वाला भी तो कोई है। रोकने वाला कितना है? 50 न्यूटन। बाकी के फोर्स के बलबूते पर चलेगा। अगर ये 50 न्यूटन होता, नेट फोर्स क्या होता है इसके ऊपर? 0, है ना। तो हम दे रहे हैं 60 न्यूटन और ये बना रहा है 50 न्यूटन। नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन तो एक्सीलरेट करेगा कितना? बाय मास। ये जो नेट फोर्स हुआ उसके चलते कौन चलेगा? दोनों चलेंगे। 6 + 4 इट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, समझ में आ गया, ये बात है। हाँ, समझ में तो आया, लेकिन ये नहीं पूछा है। पूछा है इन दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स कितना है। यू वांट टू नो द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तो लेट अस मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वन ऑफ द ब्लॉक्स एंड सी हाउ इट इज reacting to the other one। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम किसी का भी ले लेते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन पूछा है, 6 kg का ले लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ये म्यू का वैल्यू 0.5 है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, यू शुड नॉट मिस इट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन में म्यू इज गिवन 0.5। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg। चलो देखिए, तो क्या आप लोग थोड़ा मेहनत करोगे और मुझे बताओगे हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 6 kg। गिनती करो, दिमाग चलाओ। हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 6 kg। एक तो ये उसका मास है और एक उसका वेट है और एक नॉर्मल रिएक्शन। ये तो समझ में आया। और ये जो मान लो इसको R1 कहेंगे, ये जो 4 kg है उसको पुश कर रहा होगा विथ सम फोर्स, वो हमें पता करना है ना। कॉल इट R2, जो हमें पता करना है। और क्या है? और क्या है कि क्योंकि ये इधर को स्लाइड कर रहा है कुछ एक्सीलरेशन A में, तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? मैक्सिमम। द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू इनटू R1। ठीक है, और क्या है? क्या सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखा दिए? हाँ सर, सारा दिखा दिए, बट ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट इज एक्सीलरेटिंग। फॉर सच ए बॉडी अंडर एक्सीलरेशन, अगर हमें इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है तो हम क्या करते हैं? वी आल्सो शो द सूडो फोर्स ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। ये 6 kg का मास A एक्सीलरेशन में जा रहा है, तो सूडो फोर्स विल बी 6A इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन।
अब फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ मैं सूडो फोर्स को दिखा दिया हूं, तो ऑब्वियसली आई कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे? लेट अस सी, आई कैन से सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, मतलब R1 इज इक्वल टू 6G। हाँ सर, समझ में आया। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए था? R2 सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 आपको क्या देने वाला है? उधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर है, उधर को क्या है? R2, और इधर को क्या है? 6A प्लस म्यू R1। म्यू का वैल्यू गिवन है 0.5, R1 हमें मालूम है 6G, और A कितना है? A 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन सिंप्लीफिकेशन यू फाइंड दी 6 प्लस म्यू का वैल्यू है 0.5, R1 is 6G, so it is 30, so it is coming out to be 36 Newton. So the reaction force between the two blocks is 36 Newton. समझ में आया? वेरी सिंपल है, पहली बार करने से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? इन फिगर शोन, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सारा बुक में मिल जाएगा, सारा एंट्रेंसेस में आ चुका है, और इतनी बार आ चुका है कि काफी साल से भी नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर को एक स्टैंडर्ड आंसर करके याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई एक चेन रखा है किसी टेबल के ऊपर, चेन का लेंथ दिया है L, उसका कुछ हिस्सा झूल रहा है, और थोड़ा सा हिस्सा झुला के रखेंगे चेन रहेगा, थोड़ा और थोड़ा ज्यादा झुला के रखेंगे तब भी रहेगा, थोड़ा ज्यादा झुला के रखेंगे तो हो सकता है फिसल जाएगा। पूछा है मैक्सिमम लेंथ कितना झूल के रह सकता है अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर इक्विलिब्रियम। जब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की बात करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? x अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ये फिसल जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम में है? अभी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो चलो देखते हैं एक एक करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स इज द फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और क्या है, कितना है? दैट इज नथिंग बट इसको पैरेलल होके क्या फोर्स है, जितने जोर से ये खींच रहा है वही है। अच्छा, व्हाट इज दैट? दैट इज वेट ऑफ that is nothing but weight of the hanging part। अभी ये हैंगिंग पार्ट का वेट कैसे पता चलेगा? चेन का मास तो दिया नहीं, we assume the mass, let us assume the mass is m, let mass of the chain is m। दिया नहीं है हमें, ध्यान रहे हमारा आंसर में m नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम assume कर रहे हैं। let mass of the chain is m। अच्छा, तो क्या बताओगे? what is the weight of the hanging part? L लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m by l। तो x लेंथ का मास कितना होगा? m by l इंटू x। फिर से बता रहे हैं, L लेंथ का मास m था, 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा? m by l। x मीटर लेंथ का मास कितना होगा? m by l इंटू x। वेट कितना होगा? इंटू g। यस, ये समझ में आया कि वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज mgx by l। फाइन, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन हियर ऑन द टेबल। ऑब्वियसली द नॉर्मल रिएक्शन विल बी हियर, है ना? कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द चेन ऑन द टेबल। नॉर्मल रिएक्शन ऑन द टेबल इज नथिंग बट वेट ऑफ चेन ऑन टेबल, है कि नहीं? अगर ये बात है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पार्ट? अगेन मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट। अगर ये x लेंथ है तो ये लेंथ कितना है? l माइनस x। वेट कितना होगा? इनटू g। बस, और क्या रखा है? हमें अप्लाइड फोर्स मालूम है, r मालूम है, हम लोग मैक्सिमम x की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 8 मैक्सिमम x
द चेन is about to slide. Chain is in limiting equilibrium. Chain is in limiting equilibrium. समझ में आया क्या? पूछा है मैक्सिमम x, जब मैक्सिमम x होगा जस्ट फिसलने वाला होगा, इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था भैया? क्या था कंडीशन? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी जस्ट चलने वाला है, तो चलो करते हैं और निकालते हैं। तो क्या कहेंगे? एफ ए इज इक्वल टू एफ एल। दोनों का वैल्यू मालूम है। एफ ए क्या है? एफ ए क्या है? ये एम बाई एल एक्स इंटू जी। एफ एल क्या है? एफ एल म्यू इंटू आर, म्यू एम बाई एल माइनस एक्स इंटू जी। अच्छा, तो यहां से कुछ कट पिट जाएगा क्या? हाँ सर कट जाएगा। क्या कट जाएगा? एम बाई एल जी, एम बाई एल जी। क्या बच गया? व्हाट यू फाइंड अल्टीमेटली? यू फाइंड इट इज लेफ्ट विथ एक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, क्या हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं? ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका आंसर को भी हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। विल कंप्लीट द आंसर। ठीक है, तो आप इतनी डाटा में से x का वैल्यू निकाल सकते हो। आप निकालो, आई विल कंप्लीट इट हियर। ठीक है, मुझे इसको कंप्लीट करना है। यस, मुझे यहां से x का वैल्यू पता करना है। ओके, यहां से मुझे x का वैल्यू पता करना है। ये हो गया म्यू इंटू और ये यस, क्या आ गया? ये x इज इक्वल टू म्यू इंटू एल माइनस एक्स, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन गिव्स यू x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू एक्स इधर आ गया। इट इज म्यू एल बाय 1 प्लस म्यू। जो लोग मेडिकल एंट्रेंस के बारे में सोच रहे हो, याद रख लो वैल्यू को, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या? यस, क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया? जिनको समझ में आया लाइक मारो। सारे टीचर कहते हैं तो मैं भी कहता हूं, इफ यू लाइक यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब सोचती का अच्छा जगह आता है। आया सुबह। अच्छा ये चलो ठीक है। वाईफाई आ गया घर में। इन फिगर फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालना है फॉर इक्विलिब्रियम। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ये एम है, ये म्यू है, ये थीटा है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, और एफ का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मैं बनाऊंगा, एक आपको बनाने के लिए मैं समय दूंगा। ठीक है, चलिए पहले मैं निकाल देता हूं मैक्सिमम, तो आप मिनिमम की बनाओ। सॉल्यूशन फॉर मैक्सिमम एफ, फॉर मैक्सिमम एफ। जब हम मैक्सिमम एफ निकालने की कोशिश करें, किसके लिए? फॉर इक्विलिब्रियम। ये मैक्सिमम एफ लगा के इक्विलिब्रियम में रखें, क्या मतलब हुआ? एफ अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ऑलरेडी मैं मैक्सिमम दे रखा हूं, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, मतलब चलेगा, किधर चलेगा? ऑलरेडी मैं मैक्सिमम दे रखा हूं, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा चलने लगेगा, तो किधर चलेगा? ऊपर की नीचे? किधर? ऊपर की तरफ चलेगा, है ना? क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम फोर्स दे रखा हूं। जब मिनिमम फोर्स की बात करेंगे, मिनिमम फोर्स देके पकड़ के रखा हूं, थोड़ा सा भी कम करूंगा चलेगा, किधर? नीचे। Accordingly the direction of frictional force is going to change, rest all things will remain same. So when we are talking about maximum value of F, the block is at the verge of moving up। अच्छा, ये बात है, ऊपर मूव करने वाला है। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन है, और मेन क्वेश्चन को रहने दो, इसको क्यों हम डिस्टर्ब करेंगे, बाद में कोई पढ़ेगा समझेगा, उसको रख देते हैं, क्योंकि मुझे दूसरा फिगर बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं।
ध्यान से देखो, बहुत इजी है, ना समझ वालों को बहुत डिफिकल्ट लगेगा, नहीं तो इसमें कोई दम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड दिस कैन बी एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऑल्सो। मैं अभी इसका 3 बॉडी डायग्राम करना चाहता हूं, और मेरे को पहले से एक्सपीरियंस है कि बार बार एमजी करने से कंपोनेंट निकालना पड़ता है, सीधा मैं एमजी को रिजॉल्व करके 2 कंपोनेंट बना देता हूं। ध्यान रहे, इन फ्रिक्शन चैप्टर एनी ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑलवेज आप ऐसे कर लो, क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत होता है। mg कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स, व्हाट इज दैट, mg cos थीटा आपको मालूम है, और दूसरा वाला mg sin थीटा। और क्या, अच्छा, और हम फोर्स दे रखे हैं इसके ऊपर, वी हैव गिवन है फोर्स F, ये फोर्स हमें पता करना है, हम मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं। और क्या है, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, हाँ आ रहा होगा, और क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, जस्ट मूव करने वाला है, मूव नहीं किया। और क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्स का, ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग अप, ब्लॉक ऊपर मूव करने वाला है, द टेंडेंसी इज टू मूव अपवर्ड, अब फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर किस डायरेक्शन में आएगा, ऑब्वियसली द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आया? अब देखो इसमें और क्या रखा है, आप लोग सारे जानते हो कैसे करना है, आपको मालूम है, फटाफट आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन तो कंटिन्यू कर रहा था, सॉल्यूशन में देखेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देने वाला है, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 मतलब R इज इक्वल टू mg cos थीटा, हाँ समझ में आया, ये तो सिंपल है। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा, इधर का फोर्स F, क्या हम कहेंगे कि बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यस यस इट इज इन इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। आप चाहे तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कर सकते हो, लेकिन सोचो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट वाज द फ्रिक्शनल फोर्स, एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, रिमेंबर म्यू आर, जब भी बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू आर। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे आ गए और देखे क्या, हम देख रहे थे कि इस केस में, और ये कहाँ जा रहा है, यस इस केस में सिग्मा Fx इक्वल टू 0 आपको क्या दे रहा है, इधर को फोर्स है F, वही तो पता करना है, नीचे क्या है mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू आर, दैट इज mg sin थीटा, म्यू आर क्या है, म्यू mg cos थीटा, mg बाहर ले लिए, प्लस म्यू cos थीटा। क्या समझ में आया, ये चीज समझ में आया क्या, देख लो, अगर समझ में आया मेरे ख्याल से आप लोग पक्का बना पाओगे द केस ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। क्या चेंज आएगा बताओ, सब कुछ वही रहेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ मतलब द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड डाउन। आई विल रिपीट, इसको अगर मैं करूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ के लिए, तो देखो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे क्या करना है, आई एम शोइंग यू। सपोज मैं इसको कॉपी करके ले रहा हूं 2, मैं सेम क्वेश्चन को कर रहा हूं, अभी क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो कैसे मैं प्रोसीड करूंगा, देखो हाँ, तो नाउ लेट्स सी, फॉर मैं क्या क्या करेक्शन कर रहा हूं, प्रीवियस आंसर में मैं करेक्शन कर रहा हूं ऐसे, यहां पे क्या कर रहा हूं, फॉर मिनिमम एफ द ब्लॉक is at the verge of moving down, R क्या होगा, mg cos थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स अभी ऐसा नहीं होगा, इसको भगाओ यहां से, और म्यू आर को भी भगाओ यहां से, ये दोनों गए यहां से, फ्रिक्शनल फोर्स अब नीचे की तरफ नहीं होगा, क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी, क्योंकि अभी नीचे फिसलने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लाइक दिस, यस
देखो और कोई चेंज नहीं, बस ये फ्रिक्शनल फोर्स था, उसको निकाल के इसको बैठा दिए, हमारा काम बन गया। आई होप यू कैन फाइंड आउट द आंसर नाउ। क्या करेंगे, बस जहां पर म्यू आर होता था, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या होता था, एफ प्लस म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगा। एफ प्लस म्यू आर विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर, इट विल बी माइनस म्यू आर। ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू आर हो जाएगा। जहां जहां पर चेंजेस आ रहा है वहीं पे भी लिख रहा हूं, बस सब कुछ वही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस। क्या ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। ये हो गया अभी माइनस में प्लस के ऊपर माइनस किया, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई क्या था ये यहाँ पे। समझ में आया, सेम था आंसर, थोड़ा सा चेंज कर दिए, हमारा आंसर निकल गया। समझ में आया सबको, समझ में आया क्या, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्या दिया है देखो, एक छोटा ब्लॉक एक बड़ा ब्लॉक के ऊपर बैठा है, कोई फोर्स देके खींच रहा है। इन फिगर शोन फ्लोर इज स्मूथ, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर व्हिच द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, अगर आप धीरे धीरे खींचोगे दोनों मिलके चलेंगे, जोर से खींच लोगे तो क्या होगा, नीचे वाला चले जाएगा, आगे वाला ऊपर वाला फिसल जाएगा। बोला कितना मैक्सिमम जोर से खींच सकते हैं कि ऊपर वाला नहीं फिसलेगा, उसके साथ बैठे हुए चलेगा। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो सोचते हैं कि जब हम जोर से खींचते हैं ऊपर वाला क्यों फिसल जाता है। ठीक है, ऊपर वाला क्यों फिसल जाता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्या कोई मुझे कोई सजेशन देगा कि जब हम इसको जोर से खींचते हैं कौन सा फोर्स है जो ऊपर वाले को पीछे की तरफ फिसला देता है। दैट इज अ सूडो फोर्स और इनर्शिया फोर्स, है कि नहीं। व्हेन यू पुट इट विद एन एक्सीलरेशन a, the ऊपर वाला एक्सपीरियंसेस है सूडो फोर्स, इनर्शिया फोर्स ma इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, और ये फिसलाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट ये फिसलता नहीं है पीछे, यही आगे निकल जाता है, ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपनी जगह रहना चाहता है। तो उस चीजों को समझने के लिए तो हम लोग इनर्शिया फोर्स की बात किए थे। अच्छा, ये नहीं फिसलेगा कब, जब इसके ऊपर आता हुआ इनर्शिया फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएगा। और फिसलेगा कब, अगर इसके ऊपर आता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स इनर्शिया फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया। नहीं तो क्या लिखेंगे, लेट देखो मैं कैसे डेवलप कर रहा हूं। लेट द अरेंजमेंट कैन मूव with maximum acceleration a, maximum acceleration a. So at this condition जब मैक्सिमम एक्सीलरेशन में ये जाएगा, सोचो तो ये ऊपर वाला ब्लॉक है, ये जा रहा है ए में, इसका वेट है mg, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r। क्या कोई मुझे बताएगा जब हम इसको खींच रहे हैं और ये दोनों सिस्टम चल रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट। दिमाग पर जोर लगाओ और सोचो, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में है। मैं इस नीचे वाला ब्लॉक को एफ फोर्स में खींच रहा हूं। जब नीचे वाला ब्लॉक को एफ फोर्स में खींचेंगे, एक्सीलरेशन किधर को होगा, इधर। एक्सीलरेशन इधर को होगा तो ऊपर वाले के ऊपर सूडो फोर्स होगा इधर को, किधर फिसलाने की कोशिश करेगा, पीछे की तरफ। मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को आएगा, द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास जो सूडो फोर्स है वो इसको पीछे फिसलाने की कोशिश कर रहा है। जब मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स देंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, है ना। तो हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात करें, हम बात करें कि दोनों मिलके चलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू आर। हाँ, समझ में आया। सो एट दिस कंडीशन फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको दिख रहा है, m
MA must be equal to mu R और MA is equal to mu mg, मतलब A कितना हुआ mu g. So the maximum acceleration with which this arrangement can be moved is mu g. इससे ज्यादा acceleration मिलेंगे तो MA will be more than mu mg, है ना. A is mu g, MA will be more than mu mg. अगर MA more than mu mg हुआ, ये ब्लॉक को फिसला देगा, ब्लॉक विल स्लाइड. हाँ, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है. ठीक. अब क्या है, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे थे, एक स्टेटमेंट लिए थे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अमल नहीं किए थे, लेकिन मैं दिया था वहां पे. इफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हैव नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ईच अदर, दे कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल बॉडी इन द फ्री बॉडी डायग्राम. देखो मैं दिया था वो स्टेटमेंट. अब देखो ये दोनों बॉडी एक साथ मिलके चल रहे हैं, हम कहेंगे टोटल मास है m plus m. नाउ दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज टू डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि एक साथ चल रहे हैं, है ना. तो हम कहेंगे अगर ये पूरा अरेंजमेंट को a एक्सीलरेशन में लेना है तो क्या फोर्स चाहिए. सो if maximum force that can be applied, कितना हो जाएगा. हाँ, ताकि ये दोनों मिलके, कौन, कैपिटल M एंड स्मॉल m, दोनों मिलके a एक्सीलरेशन में चले. a हम पता कर चुके हैं म्यू जी, है कि नहीं. a पता कर चुके हैं म्यू जी. सो विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन यू कैन मूव इट, म्यू m प्लस m इंटू g. इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन म्यू जी से ज्यादा हो जाएगा. एक्सीलरेशन म्यू जी से ज्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स म्यू एम जी से ज्यादा हो जाएगा. म्यू एम जी से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ का जो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है म्यू एम जी, वो उसको रोक नहीं पाएगा, वो फिसल जाएगा. फिसल जाएगा मतलब दोनों मिलके नहीं चलेंगे. क्या मेरी बात हजम हो रहा है? देख लो, सारा चीज कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूं. सम पीपल आर पुटिंग रिक्वेस्ट. पूछा है, अब ये कैलकुलेशन पे मत जाओ. पूछा है कितना मैक्सिमम फोर्स में हम इसको खींच सकते हैं कि दोनों ब्लॉक मिलके चलेंगे. मैक्सिमम फोर्स मतलब फोर्स को थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे, ये मिलके नहीं चलेंगे. मिलके नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा एक दूसरे के ऊपर. ये इसके ऊपर फिसल जाएगा, किधर, पीछे की तरफ. क्यों पीछे की तरफ फिसलेगा, क्योंकि जब मैं खींच रहा था द अरेंजमेंट वाज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन a और इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आ रहा था ma, वही ma के चलते फिसलने की कोशिश कर रहा था. कब नहीं फिसलेगा, जब हमारा ma इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल हियर. ये दोनों ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है, म्यू mg म्यू r. तो ma अगर म्यू mg से ज्यादा होगा तो ये फिसलेगा. हम कोशिश करेंगे कि ma म्यू mg से ज्यादा ना हो, ठीक है ना. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f के लिए हम कहेंगे ma इज इक्वल टू म्यू mg. बस वही लिखा हूं, ma इज इक्वल टू म्यू mg. इससे पता चल गया with what maximum acceleration I can pull this arrangement, mu g. So what maximum force I can apply, it is total mass into a, that is mu m plus m into g. Next question. See here, coefficient of friction between tire and road is mu 0. Find in what minimum time a car can attain a speed v0 starting from rest. क्या दिया है, कोई एक कार का टायर और रोड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू म्यू 0. अच्छा, ये म्यू 0 है. पूछा ये अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करेगा, कितना समय में ये v0 स्पीड में आ पाएगा, इन व्हाट मिनिमम टाइम. पहले सोचेंगे कि व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच हेल्प्स ए कार टू मूव. You know by Newton's law, always an external force is required to move a body. Always an external force is required to move a body. The car was at rest. What are the different external forces? इसका weight और क्या, normal reaction. क्या ये दोनों मूव करवा सकते हैं? अरे ये मूव करवाएंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे. कार ऐसे मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा. तो what is that force which is moving it forward? There is a third force, frictional force. So frictional force must be in the forward direction. Net frictional force must be in the forward direction. समझ में आ रहा ना?
तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो इसको ड्राइव कर रहा है। इसका मतलब ये कितना फ्रिक्शनल फोर्स एवेल कर सकता है, मैक्सिमम म्यू एम जी, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट इट कैन एवेल इज म्यू एम जी। सो कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है, म्यू जी। कभी आप लोग मूवी वगैरह देखे हो क्या? मूवी में देखोगे वो हीरो हीरोइन कोई होंगे, उनको कोई भूत दौड़ा रहा है या विलियन दौड़ा रहा है या फिर विलियन को पुलिस दौड़ा रहा है, हीरो दौड़ा रहा है, वो दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़ के बार बार देखता है और गिरता है। Have you not observed? नॉर्मली अगर कोई दौड़ेगा तो पीछे मुड़ के देखेगा, देखो वो बार बार गिर रहा है, उठ के फिर दौड़ रहा है, गिर रहा है फिर उठ के दौड़ रहा है। ऐसा क्या होता है कि वो गिर क्यों जाता है? कोई जब दौड़ा रहा है तो वो तो दौड़ना चाहिए, गिरता क्यों है बार बार? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा एक्सीलरेशन लगाने की कोशिश करता है। जब आप दौड़ोगे, मान लो एक स्मूथ सरफेस है, आप कितना एक्सीलरेशन में भाग सकते हो, फिक्स्ड है, उससे ज्यादा जोर दौड़ने की कोशिश करोगे, भड़ाम करके गिरोगे, है कि नहीं? तो जो उसका जूता है और ग्राउंड है उनके बीच में जो म्यू है, उसके चलते उसके पास कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है, दैट इज मैक्सिमम फोर्स बाय मास। मैक्सिमम फोर्स उसको क्या मिलेगा, म्यू एम जी, आगे चलने के लिए। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा, म्यू जी। उससे ज्यादा एक्सीलरेशन करने की कोशिश करेगा, फिसल के गिरेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कार हो या ये मैन हो, ये मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन में जा सकते हैं वो इंजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज म्यू जी। मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज म्यू जी। अगर रास्ते में हम तेल डाल देंगे तो कितना भी BMW कार हो चलेगा ही नहीं, है कि नहीं? अगर ट्रेन के ट्रैक को हम स्मूथ कर देंगे, कितना भी पावरफुल इंजन हो, द ट्रेन विल नॉट मूव, द व्हील्स विल स्किड एट द सेम पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो हम क्या देख रहे हैं, विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए कार कैन गो और ए मैन कैन रन, और एट द सेम टाइम विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए कार कैन रिटार्ड। अगर ब्रेक लगाएगा, स्लाइड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी, है ना? और रिटार्डेशन होगा कितना, म्यू एम जी बाई एम, दैट इज म्यू जी। सो ध्यान रहे आपको, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन with which a vehicle can move on a road or a man can run on a road is equal to mu g। इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में वो दौड़ नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? हम अगर कहेंगे सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है अर्थ में और मून में, अर्थ में कोई कार का एक्सीलरेशन हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मून पे कितना होगा, सॉरी अर्थ में मान लो उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा से समथिंग लाइक से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मून पे उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, म्यू सेम है। अब जानते हो कि म्यू पे मून पे जी का वैल्यू कम है, जी का वैल्यू g/6 है। सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन विथ व्हिच द कार कैन मूव ऑन मून विथ सेम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं तो अर्थ में इतना जोर से चल रहा था, मून में इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा हूं, क्योंकि the acceleration with which the car can move is mu g। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, राइट। तो हम बात करें, इसीलिए तो आप लोग मून वॉक कभी कभी देखे होंगे, कुछ लोग मून वॉक दिखाते हैं। मून वॉक में होता क्या है, बार बार पाँव आगे जाता है, फिसल के पीछे आता है, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। मतलब यू आर ट्राइंग टू वॉक बट बिकॉज ऑफ लेस ग्रेविटी फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सब्सटेंशियल टू होल्ड योर फुट देयर, इट इज स्लिपी, सो दैट यू कॉल एज मून वॉक। वी डू इट बट वी हार्डली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड। मून वॉक का मतलब समझ में आता है ना, चलते चलते ऐसे ऐसे करके चलते ही नहीं, फिसला फिसला के। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, यू आर वॉकिंग ऑन मून, यू विल वॉक लाइक दैट। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मून वॉक। ओके, तो ये सारी चीज में फिजिक्स है, हम लोग फिजिक्स को छोड़ के बाकी चीज को समझ गए। तो बात चल रहा था, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन विथ व्हिच कार कैन मूव, कार कैन मूव। क्या है, कौन सा फोर्स कार को मूव करवा रहा है, सर इंजन का? नहीं नहीं, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, और यू कैन से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, म्यू एम जी बाय मास, इट इज म्यू जी। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सीलरेशन म्यू जी था, फाइनल वेलोसिटी भी 0 था। कितना टाइम लगेगा, क्या ये आप लोग नहीं बता सकते? यस, है ना, u v a दिया है, t पूछा है, इन व्हाट मिनिमम टाइम इट कैन गेन ए हाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकंड, यू कैन डू इट। इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम करके मेरा इज्जत के तौहीन मत करवाओ। लेट अस सी दिस क्वेश्चन हियर, ए 2 kg एंड ए 4 kg ब्लॉक आर कनेक्टेड लाइक दिस। टेबल के ऊपर म्यू का वैल्यू है 0.5, पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता
तो ये तो आपकी तरह आपके लिए हलवा जैसे क्वेश्चन था, कितना सिंपल, ड्राइविंग फोर्स पे ड्रिवन मास एंड ऑल दैट, बट नाउ देयर इज फ्रिक्शन। लेट अस सी। अब भी तरीका वही रहेगा। क्या ये टाइप 1 कैटेगरी के पुली में आता है जिसमें हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होता है? हाँ, ये जितना जोर से भागेगा ये उतनी जोर से भागेगा। तो ठीक है, अभी बात है क्या निकालने का, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास विल बी द एक्सीलरेशन। ड्राइविंग फोर्स क्या है, यू सी। अभी हम लोग इतने भी छोटे बच्चे नहीं है कि हर चीज को बहुत डिटेल्स में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग समझदार हो गए हैं तो दिखेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर क्या फोर्स ड्राइव कर रहा है, 4G। यहाँ पर क्या फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, म्यू 2G, म्यू mg। इज नॉट इट? 4G खींच रहा है उसको चलाने के लिए, रोकने की कोशिश कर रहा है म्यू 2G। तो क्या आप हमें ड्राइविंग फोर्स बता सकते हो? हम कहेंगे हियर ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है, 4G खींच रहा है, रोक रहा है 2 म्यू G। म्यू तो 0.5 पे 2 into 1 हो गया 1, तो इज इट नॉट कमिंग 30 न्यूटन? यस। Because of this driving force, the entire arrangement will move. What is the mass in motion? The mass in motion is 4 kg चलेगा, ये 2 kg चलेगा, 4 plus 2 is 6 kg. And can you not find out the acceleration out of it? Net driving force by net mass driven 30 by 6 is 5 meter per second square. वाओ, काम बन गया। कितना सिंपल था। हाँ, और क्या पूछा है, बताओ what is the tension in the thread? To find out the tension in the thread, you can go for free body diagram of 2 kg और 4 kg, किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम करो, आपको पता चल चुका है कि एक्सीलरेशन इज a इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो फटाफट मिल जाएगा। ये टेंशन T है, ये 4G है, और क्योंकि नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, सूडो फोर्स अपवर्ड है, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, दैट गिव्स यू T plus 4A is equal to 4G। T पूछा है, T is equal to 40 minus 4A, 4A is 4 into 5, 20, so it is 20 Newton। The tension in the thread is 20 Newton। सिंपल था इसलिए मैं जल्दी कर लिया, आप लोग बाद में देख लोगे, है ना। बस बेसिक कंसेप्ट था कि ड्राइविंग फोर्स कैसे निकालेंगे, ये बताना चाहता था, बाकी चीज तो आप लोगों को आता है, यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट ये पूछा है से ट्रू और फॉल्स। से ट्रू और फॉल्स पूछा है कि हमें देखना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। व्हाइल वॉकिंग, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग सारा क्वेश्चन को पढ़ो, आई गिव यू 30 सेकेंड्स और ट्रू और फॉल्स लिखो। आपको लिखना है जैसे क्या है, अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है TTFT या फिर TFTT, ऐसे करके जो आपको लग रहा है वो कमेंट को दो आप कमेंट बॉक्स में। मैं देख रहा हूं आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, फटाफट आंसर दे दो 4 स्टेटमेंट का। Your time is over. Now let me discuss the things. क्या दिया? While walking, direction of frictional force is backward. Direction of frictional force is forward. मैं बताया था। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ध्यान से सुन लो, छोटा सा लॉजिक है। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानने का 3 तरीका है। मैं एक आसान तरीका बताता हूँ सोचने के लिए। न्यूटन्स लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा किसी बॉडी के ऊपर, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो मूव करेगा। किधर को मूव करेगा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया, बॉडी किधर जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, है कि नहीं? अच्छा, तो मैं यहाँ पे अभी खड़ा था, तो मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो मैं चलूं? नहीं, मुझे चलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स मेरे ऊपर ऑलरेडी है? वेट के चलते अगर मैं चलता तो गिर जाता, आर के चलते चलता नॉर्मल रिएक्शन भी है तो उठ जाता, वो भी तो नहीं हो रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ। क्या है तीसरा एक्सटर्नल फोर्स ऑन मी, फ्रिक्शनल फोर्स, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि मैं आगे जाऊं? आगे की तरफ होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। सो व्हेन आई एम वॉकिंग, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड। और अदरवाइज भी मैं फिगर बना के बताया था, जब कोई आदमी चलने की कोशिश कर रहा है तो देखो ये आदमी इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इस पांव के नीचे अगर हम थोड़ा सा केला का छिलका रख देते हैं, पांव पीछे फिसल जाएगा, मतलब द फिसलिंग टेंडेंसी इज बैकवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी फॉरवर्ड। तीसरा तरीका था, लुक एट द अप्लाइड फोर्स ऑन दिस फुट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? द फोर्स इज फोर्स ऑफ हिज लेग, जो फोर्स की इस डायरेक्शन में है, दिस फोर्स हैज गॉट ए कंपोनेंट लाइक दिस, this component is parallel to the surface of contact, so this is the applied force। जब आदमी चल रहा है,
क्या उसका पांव स्लाइड कर रहे हैं? नहीं, स्लाइड नहीं कर रहे हैं। व्हेन बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अब ये फोर्स का कंपोनेंट ऐसे हुआ जो कि अप्लाइड फोर्स जैसे बिहेव कर रहा है, सो द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी फॉरवर्ड। आइदर वे वी कुड सी देयर आर थ्री वेज ऑफ चेकिंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? एक तो सरफेस को स्मूथ करवा दो और देखो कि बॉडी कैसे फिसल रहा है, उसका उल्टा। या फिर देख लो क्या है अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। या फिर न्यूटन जी महाराज का सहारा ले लेना। बिट बी, ऑन ए स्मूथ सरफेस वी कैन इजीली वर्क विथ लार्ज स्टेप्स। कोई अगर स्मूथ सरफेस है, ये फ्रॉम एक्सपीरियंस आप बता सकते हो। घर में फ्लोर पे डिटर्जेंट पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, चलने के लिए कहेंगे बड़ा बड़ा स्टेप लेके चलोगे, छोटे छोटे स्टेप लेके चलोगे? बड़ा बड़ा है। अगर आप डिटर्जेंट पड़ा, डिटर्जेंट सोप सॉल्यूशंस पड़े, आपको कहेंगे चलने के लिए, क्या आप बड़े बड़े स्टेप लेके चलोगे? एक स्टेप ऐसे, एक स्टेप ऐसे करके चलोगे? बड़ा बड़ा स्टेप लोगे तो ये पाँव इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा। यू विल नॉट नो व्हाई यू आर लूजिंग योर पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज यू विल कम डाउन। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। स्मूथ सरफेस में हमें क्या है कि ज्यादा फ्रिक्शन नहीं मिलता है, तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलना चाहिए। ठीक है। थर्ड, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला वाला स्टेटमेंट तो सर फॉल्स हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स था। दूसरा वाला लास्ट स्टेप्स, ये भी फॉल्स है। हमें स्मॉल स्टेप में चलना चाहिए। काफी लोग फटाफट आंसर बता रहे हैं, अपना पार्टी बदल रहे हैं। रेसिंग कार्स, फॉर रेसिंग कार्स द वैल्यू ऑफ म्यू एट टायर मस्ट बी स्मॉल और लार्ज। आप जानते हो म्यू स्मॉल है मतलब स्मूथ है, म्यू लार्ज है मतलब रफ है। आपको बताना है कि रेसिंग कार का टायर्स रफ होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए? अरे चलाता कौन है उसको? फ्रिक्शनल फोर्स। जितने ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, उतने जोर से भागेगा। सोच लो, आपकी चप्पल के नीचे ये स्मूथ रहेगा तो आप जोर से भागोगे, कि रफ रहेगा तो जोर से भागोगे? रफ रहेगा तो जोर से भागोगे। ध्यान रखना, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है रेसिंग कार के केस में, वो उसको रोक नहीं रहा है, चलने में मदद कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स। उसको ज्यादा करने के लिए इट शुड बी रफ। तो आंसर हो गया ये भी फॉल्स। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक। क्या बिना फ्रिक्शन का हम चल सकते हैं? कूद सकते हैं, लेकिन चल नहीं सकते, है ना? तो क्या कहेंगे? यस। तो करेक्ट आंसर हुआ एफ 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 टी। फाइन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block of mass m is thrown with velocity v0, stops after a distance s0. If a block of mass nm is thrown with same velocity, find after what distance it will stop. Assume same mu on in both case. Same mu in both case. ठीक है, दोनों केस में सेम म्यू लेना है और सोचना है। मेरे ख्याल से हम लोग इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको ये क्वेश्चन हलवा जैसे लगेगा। आप लोग थोड़ा बनाओ इसको और बताओ क्या होगा आंसर। कितना सिंपल है, देखो तो मैं क्वेश्चन समझा सकता हूँ आपको। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है जब कोई एक ब्लॉक जिसका मास था m उसको फेंके v0 में कोई रफ फ्लोर पे, तो s डिस्टेंस जाके रुक गया। अगर कोई ब्लॉक जिसका मास है nm उसको v0 में फेंकेंगे सेम सरफेस पे, मतलब यहाँ पर म्यू जितना था यहाँ पर भी म्यू उतना है। अब वो कितना दूर जाके रुकेगा ये आपको पता करना है। ये आपको पता करना है कितना दूर जाके ये रुकेगा। पहले हम सोचते हैं कि रुकेगा क्यों। Why it will stop? What force helps it to stop? Frictional force. नहीं तो what was the frictional force on it? I'll say. So frictional force क्या होगा? इसके ऊपर क्या हुआ जब ये स्लाइड कर रहा था? Frictional force was mu mg. What was the retardation? Frictional force by mass. You say retardation की बात कर रहे हैं तो that is equal to एक्सीलरेशन a लिख दिए हैं तो रिटार्डेशन लिखेंगे तो थोड़ा माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं व्हाट विल बी द रिटार्डेशन? रिटार्डेशन तो रोकने वाला फोर्स, रिटार्डेशन इज इक्वल टू रोकने वाला फोर्स बाय मास। रोकने वाला फोर्स था म्यू एम जी बाय मास, हो गया माइनस म्यू जी। क्या रिटार्डेशन कितना होगा?
वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। देखो तो m kg का ब्लॉक को फेंके कोई रफ सरफेस पे जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, रिटार्डेशन कितना हुआ? रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो माइनस क्यों लिखेंगे? रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो ऑलरेडी लिखेंगे इट इज म्यू जी। तो रिटार्डेशन कितना हुआ? म्यू जी। एक्सीलरेशन कितना हुआ? माइनस म्यू जी। तो जो रिटार्डेशन हो रहा है क्या ये डिपेंड कर रहा है क्या कि कितना मास था? नहीं, मास तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, नहीं फाइनल वेलोसिटी रुकेगा जीरो है। रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन कितना है? इट इज माइनस म्यू जी। तो डिस्टेंस कितना जाएगा? क्या दोनों केस में अलग होगा? दोनों ही केस में डिस्टेंस विल बी सेम बिकॉज बोथ ब्लॉक्स आर हैविंग सेम इनिशियल वेलोसिटी, they will stop, they will have same final velocity, both are having same retardation। कैसे? इस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? mu mg by nm, that is mu g only, retardation will be mu g only। so दोनों केस में u बराबर है, v बराबर है, retardation बराबर है, obviously s dash will be equal to s, पहले s0 था, आंसर होगा s dash will be equal to s0। next question, a block of 10 kg is kept on a rough horizontal floor with mu is equal to 0.5। ध्यान से देखो, a block of 10 kg was kept on a rough horizontal floor with mu is equal to 0.5। a horizontal force of 30 Newton pushes it towards east। find what horizontal force F must be applied on it towards north so that the block just starts moving। समझ में आया क्या? कोई ब्लॉक रखा, ये कोई एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक का मास दिया है कितना? 10 kg। ये 10 kg वाला ब्लॉक किसी एक फ्लोर पे रखा है जहां पे म्यू है 0.5। टूवर्ड्स ईस्ट ऑलरेडी एक फोर्स है, कितना फोर्स है? से इट इज 30 न्यूटन। पूछा है टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर ये ईस्ट हुआ तो नॉर्थ इधर को होगा, इनवर्ड है ना। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो कैसे दिखेगा? ऊपर से देखता हूं, टॉप व्यू, आई एम शोइंग यू नाउ दी टॉप व्यू। ऊपर वाला फिगर को छोटा कर देते हैं, ऊपर वाला फिगर को छोटा कर देते हैं। यस, ये हमें समझ में आ गया। ऊपर से देखूं तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा? ऊपर से देखो तो क्या दिखेगा? ये ब्लॉक है ना, और ये ईस्ट की तरफ, मान लो कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो ईस्ट की तरफ ऑलरेडी एक फोर्स है 30 न्यूटन का। बोल रहा है कि नॉर्थ की तरफ उसको फोर्स लगाना है, क्या फोर्स? F। नॉर्थ की तरफ फोर्स F लगाना है। F कितना होना चाहिए कि चलेगा? रीडिंग, फाइंड what horizontal force must be applied on it towards north so that the block just starts moving। just starts moving मतलब it is in limiting equilibrium। तो ध्यान से देखो, टू सॉल्यूशन, जस्ट स्टार्ट मूविंग। अच्छा, पहले सोचो कि अगर हम एक फोर्स लगा दी, सपोज हम कहेंगे कि हम एक फोर्स लगा दी, सॉल्यूशन की बात करें तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पर आर क्या होगा? हमारा दोनों फोर्स तो हॉरिजॉन्टल थे, हमारा दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल था। यस, हियर इज द ब्लॉक, हियर इज द ब्लॉक केप्ट ऑन ग्राउंड। आप इसको ईस्ट की तरफ एक फोर्स दे रहे हो, नॉर्थ की तरफ एक फोर्स दे रहे हो, ठीक है। दोनों फोर्स इसको इसके ऊपर आ रहे हैं। कोशिश क्या है कि 30 न्यूटन दे रखे, इधर को कितना फोर्स देंगे कि चलेगा? रीडिंग, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है? म्यू एम की, है ना। तो हम कहेंगे, पहले देखेंगे व्हाट इज आर। आर इज इक्वल टू म्यू, आर इज इक्वल टू कितना है? 10 इंटू जी, दैट इज 100 न्यूटन। तो व्हाट कैन बी द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू आर। म्यू दिया है 0.5, तो 50 न्यूटन। यहाँ पे हो सकता है 50 न्यूटन मैक्सिमम। मैं इधर को दे रखा हूँ 30 न्यूटन। सोचो थोड़ा, मैं ऑलरेडी 30 न्यूटन दे रखा हूँ, आप सोचो और बताओ। मैं सेम डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ दे रहा हूँ 30 न्यूटन। अब आप लेंगे फोर्स ऑफ 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। सेम ईस्ट की तरफ और कितना फोर्स दूंगा तो ये चलने लगेगा, क्योंकि चाहिए कितना फोर्स ओवरकम करने के लिए? 50 न्यूटन का। 30 न्यूटन ऑलरेडी दे चुके हैं, और कितना देंगे तो चलेगा? 20 न्यूटन। अच्छा, सोचो अगर उल्टा तरफ देंगे, इधर से दे रहे हैं 30 न्यूटन, इधर से कितना फोर्स देंगे तो चलेगा?
सोचो, हम जो फोर्स देंगे वो 30 को भी ओवरकम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को भी ओवरकम करेगा। तो इधर से कितना फोर्स देना पड़ेगा? 50 न्यूटन का, क्योंकि इधर अभी चलेगा। नाउ इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। 50 न्यूटन को भी ओवरकम करेगा, 30 न्यूटन को भी ओवरकम करेगा। तो मेरे को कितना फोर्स देना पड़ेगा इधर से ताकि ये चले? और इधर से मैं ऑलरेडी दे रखा हूं 30 न्यूटन का। कितना देना पड़ेगा? 50 + 30 80 न्यूटन। मेरा 80 न्यूटन का 30 न्यूटन इसको कैंसिल करने में जाएगा, 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल करने में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कुछ नहीं पूछा। पूछा है कि अगर आप 30 न्यूटन दे रखे हो, बताओ नॉर्थ के तरफ कितना फोर्स दोगे तो चलेगा। ठीक है, नॉर्थ के तरफ फोर्स दिए F। लेट अस फाइंड आउट द अप्लाइड फोर्स। क्या था अप्लाइड फोर्स का डेफिनेशन? किसी को याद है क्या? व्हाट वाज अप्लाइड फोर्स? द नेट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। यहां पे तो ऑलरेडी दिया है 30 न्यूटन। नेट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। और क्या दे रहे हैं? हम भी दे रहे हैं F। मेरा फोर्स भी तो पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट। क्या आपको समझ में आ रहा है? हम दे रहे हैं 30 न्यूटन, इधर से दे रहे हैं F। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से देखना, नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट। सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या है? दोनों है। कौन कौन? F एंड 30 है ना। F और 30 हो गया नेट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो कितना होगा ये फोर्स? कितना होगा? दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली F² + 30 का स्क्वायर होल डबल। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? नेट फोर्स कैसे निकल रहा है? द नेट फोर्स इज F का स्क्वायर 30 का स्क्वायर होल डबल, because the vectors are mutually perpendicular. For two mutually perpendicular vectors A and B, resultant is A² + B² का रूट ओवर। हाँ सर, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था? कहा गया था कि what should be the value of F for which the block just starts moving। just starts moving का मतलब हुआ, हम कहेंगे कि the applied force must be equal to limiting frictional force, है ना। क्या लिखेंगे? द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो अप्लाइड फोर्स आपके पास ऑलरेडी है। क्या है अप्लाइड फोर्स? अप्लाइड फोर्स ऑलरेडी क्या है आपके पास? यू से इट इज F² + 30 का स्क्वायर होल डबल। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है? इट इज μmg, जो कि 50 न्यूटन का है, हम लोग देख चुके हैं। तो क्या मिला? दिस गिव्स यू F² + 30 का स्क्वायर, F² + 30 का स्क्वायर होल डबल शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि 50 न्यूटन का है। तो क्या इसमें से हमें F का वैल्यू मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना है? 40 न्यूटन। स्क्वायरिंग कर दो, F² + 30² = 50²। तो इसमें से F का वैल्यू आ जाएगा 40 न्यूटन। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फोर्स रिक्वायर्ड इज 40 न्यूटन। नेक्स्ट आखिरी दो क्वेश्चन है पेशेंट्स। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ब्लॉक रखा है मास m का, उसको कोई फोर्स ऐसे पुश कर रहा है। पूछा है फाइंड मिनिमम F फॉर व्हिच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, और मिनिमम नहीं, फाइंड F। मैं मिनिमम को भगाता हूँ अभी, पहले कंफ्यूजन है। फाइंड F। क्वेश्चन क्या हुआ? फाइंड F फॉर व्हिच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। कितना फोर्स लगाने से ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसी फिगर को ही करूंगा। देख लेना आप लोग मैं कैसे कर रहा हूं। ये जो फोर्स है, ये फोर्स का दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ऐसा होगा F cos थीटा, ऐसा एक कंपोनेंट होगा F sin थीटा। द फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। और क्या है? इसका एक अपना वेट है mg, यहाँ पर एक R है, और ये ब्लॉक के ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी होने वाला है। क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? किधर को होगा?
लेफ्ट। सरवाने का क्या है, अरे क्या लड़की वाली बात हुआ। तो आप लोगों को बोलना चाहिए इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि फोर्स इसको इधर लेने की कोशिश कर रहा है। और हम बात करें कि ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू म्यू आर। ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, चलना शुरू करेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू म्यू आर। बस इसमें और क्या रखा, मुझे एफ का वैल्यू चाहिए था ना, मैं ऐसा ले लेता हूं अपना एक्स एक्सिस, ऐसा ले लेता हूं अपना वाई एक्सिस, और मैं कहता हूं कि फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्टार्ट्स मूविंग, फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा। अच्छा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 दे रहा है, उधर का फोर्स एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स म्यू इनटू आर, दैट इज म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। अच्छा, इसमें से मुझे एफ निकालना है, ये वाला टर्म को इधर ले आइए, एफ को बाहर रखिए, बाकी को वापस भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा, उतना स्टेप जंप तो आप लोग कर सकते हो बिकॉज यू आर ऑल साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो म्यू एफ साइन थीटा इधर आया, एक चला गया तो रह गया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और उसको लाके नीचे डिवाइड कर दिए, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सो द वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड सच दैट दिस ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग इज इक्वल टू म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। समझ में आया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन। तो अगर ये ब्लॉक को जस्ट मूव करवाना है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, तो आप निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इन दिस केस। एकदम सिमिलर केस है, फटाफट आंसर निकालो, फटाफट आंसर निकालो। यहाँ पे है कुछ फोर्स, नाम है एफ कॉस थीटा, इधर भी है कुछ फोर्स, नाम है एफ साइन थीटा, इसका है वेट, इसका है नॉर्मल रिएक्शन। चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फटाफट करो। ये हो गया उसका वेट, है ना, ये वेट, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और आगे की चीज आपको आता है, फ्रिक्शनल फोर्स में नहीं दिखा, उतना छोटा मोटा काम तो आप कर लोगे। ट्राई, यू कैन डू, एज यू कैन डू सो यू मस्ट डू। I take a conventional x and y axis, मैं इसको लेता हूँ x एक्सिस, इसको लेता हूँ y एक्सिस, f को रिजर्व कर चुका हूँ, f cos थीटा और f sin थीटा में मैं कहूँ कि सॉल्यूशन में सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो ऊपर को जाने वाला फोर्स नीचे को आने वाला फोर्स बराबर होंगे कि नहीं होगा, ऊपर है r और ये f sin थीटा, इसका मतलब r प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। ओहो, तो r का वैल्यू क्या मिल गया, r इज mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, बात कर रहे हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का, द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट मूविंग, इट इज नॉट मूविंग, इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम फ्लो, तो फिर इसमें क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा, ये फोर्स का ये कंपोनेंट ये सरफेस को पैरेलल है, दिस फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू दैट, कितना म्यू आर। कैसे पता चला, क्योंकि बॉडी इज अबाउट टू मूव, when the body is about to move or moving sliding, दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर। अगर बॉडी चल नहीं रहा है तो कह नहीं सकते कितना है, लेकिन अगर चलने वाला है या फिर चल रहा है तो इट विल बी इक्वल टू म्यू आर। तो क्या हो गया, सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स यू एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू इधर को म्यू इनटू आर, वैल्यू डाला जाए एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। और अगर आपको एफ का वैल्यू कोई पूछ भी लिया, डरना मना है, सारा चीज को एक तरफ ले लो और इसको लाके डिवाइड करो, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, बन गया। सारा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करने से दिमाग फट जाता है, दिमाग तो फटने के लिए ही बना है।
है ना। जो दिमाग अपना दिमाग नहीं फोड़ेगा उसको कुछ नहीं बनेगा। जो अनयूज्ड ब्रेन है इट इज वेरी चीप। यूज्ड ब्रेन के केस में उल्टा है। आइंस्टाइन ब्रेन को इतना यूज कर लिए कि अभी उनके ब्रेन के ऊपर रिसर्च चल रहा है। लोग रखे नहीं मैं अपना ब्रेन यूज नहीं करूंगा तो ज्यादा कॉस्ट रहेगा, ऐसा नहीं। देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू फॉर दिस, स्क्रैप वैल्यू फॉर ब्रेन। जितना यूज करोगे उल्टा उसका डिप्रिसिएशन नहीं होता है, अप्रिसिएशन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को देखने के बाद आज की केस को थोड़ा मैं वापस जाऊंगा और देखूंगा। थोड़ा ये दोनों केस को देखिए, ये दोनों केस में हुआ क्या। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन आपको देना चाहता हूं। अगर हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, ये कोई एक ब्लॉक है जिसके पास एक मास, जिसका मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अगर हम इसको पुश करके मूव करवाने की कोशिश करेंगे, कितना एंगल में, थीटा एंगल में, तो जो फोर्स चाहिए होगा इट इज म्यू mg। अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, मेरे को याद है तो मैं लिख रहा हूं, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अगर सेम ब्लॉक को हम खींच के मूव करवाने की कोशिश करेंगे कोई फोर्स में एट एंगल थीटा, मास अगर m है, तो यहाँ पर क्या फोर्स चाहिए मूव करवाने के लिए, म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। दिस वाज द केस ऑफ पुलिंग, दिस वाज द केस ऑफ पुशिंग। सो व्हाट यू फाइंड, अगर आपके घर में एक टेबल रखा है, टेबल को आप पुश करके देखो, पुल करके देखो, पुशिंग इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब आप पुश कर रहे हो, जब आप पुश कर रहे हो, उस पुशिंग फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होता है जो इसको दबा देता है। दबाने के कारण नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने के कारण फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है जो जोर से रोकने की कोशिश करता है। जब आप पुल कर रहे हो, पुलिंग फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होता है तो नॉर्मल रिएक्शन घट जाता है। देखो तो दूसरे केस में हम लोग जब इसको पुल कर रहे थे, व्हाट वाज द नॉर्मल रिएक्शन, mg माइनस f sin थीटा। जब पुश कर रहे थे, व्हाट वाज द नॉर्मल रिएक्शन, mg प्लस f sin थीटा। आर यू गेटिंग? तो as the normal reaction decrease, frictional force decrease. So it is easy to push, easy to pull and difficult to push. But मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सब्र करें और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लें। ये क्वेश्चन तो सारा बुक में लिखा है कि पुलिंग इज इजी, पुशिंग इज डिफिकल्ट। इवन जेई में भी क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज इजी, व्हाट इज डिफिकल्ट। तो पुलिंग इज इजी, पुशिंग इज डिफिकल्ट बोलते बोलते लोग इतना उसके साथ अक्वेंटेड हो गए कि दिमाग से बाकी सारा चीज हट गया। और जेई आईआईटी वालों को मालूम है कि लोगों के पास मिसकंसेप्शन क्या है, तो क्या डाल दिए जेई में, आईआईटी जेई में एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेन का नहीं। पुलिंग इज इजी और पुशिंग इज इजी ऐसे पूछ लिए और सारे हीरो लोग जो हमारे फटाफट लिख दिए पुलिंग इज इजी। सोचो तो अगर हम ऐसे पुश कर रहे हैं या फिर ऐसे पुल कर रहे हैं, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। सपोज कोई ब्लॉक को ऐसे रखा है, थिंक ऑफ, कोई ब्लॉक को ऐसे रखा है, मान लो इसका मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इस केस में मैं पुश कर रहा हूं और इस केस में मैं पुल कर रहा हूं। क्या बता सकते हो कौन सा केस में आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा? इस केस में क्या फोर्स को ओवरकम करना है, यू हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना है, म्यू mg। इस केस में क्या फोर्स को ओवरकम करना है, वही म्यू mg। सो व्हेन यू आर पुशिंग हॉरिजॉन्टली और पुलिंग हॉरिजॉन्टली, बोथ आर इक्वली टफ। तो जब जेई में आया कि पुशिंग इज इजी और पुलिंग इज इजी, तो ऑप्शन ये भी था कैन नॉट बी सेड अनलेस अनटिल इट इज मेंशन हाउ इट इज बीइंग पुश्ड और पुल्ड। लेकिन बुक में सारा जगह लिखा है पुलिंग इजी, तो बच्चे लिखने लगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कोई चीज को हम लोग अंदर लेने से पहले थोड़ा इसको छानबीन करके फिल्टर करके ले लें ताकि बाद में ये तकलीफ ना करे। हाँ, समटाइम्स दे टॉक अबाउट पुलिंग ए गार्डन रोलर और पुशिंग ए गार्डन रोलर। गार्डन रोलर के केस में ऐसा होता है, एक सिलेंडर होता है, यहाँ पर एक सिलेंडर होता है और इसके ऊपर डंडा लगा रहता है। इस डंडे को पुश या पुल करते हैं, ये डंडे को यहाँ से, ऑब्वियसली यू आर पुशिंग इट लाइक दिस, है ना। तो पुलिंग ए गार्डन रोलर इज इजी और पुशिंग ए गार्डन रोलर इज इजी, यू विल से पुलिंग इज इजी, पुशिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज़ वी नो यू आर पुशिंग इट लाइक दिस, है ना। और तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू आर पुशिंग और पुलिंग। कोई पूछेगा पुशिंग इजी है कि पुलिंग इजी है, से कैन नॉट बी सेड अनलेस अनटिल यू मेंशन हाउ यू आर पुशिंग और पुलिंग। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।